एक ऐसी दुनिया जहां जिंदा रहने के लिए सिर्फ ज़ॉम्बियों से नहीं, इंसानों से भी लड़ना पड़ता है, और जहां एक बेटी को अपने ही पिता पर गोली चलानी पड़ती है। ज़ॉम्बियों का डर तो सबने देखा है, लेकिन सोचिए, अगर ज़ॉम्बियों को कंट्रोल करने वाला खुद एक इंसान हो तो ये दुनिया कैसी हो जाएगी। एक आदमी जिसका दिल ज़ॉम्बी वायरस के साथ मर चुका था, लेकिन एक बच्ची और जन्म लेने वाली एक नई जिंदगी उसे फिर से इंसान बना देती है। जब जिंदा रहने के लिए पूरे शहर को तबाह करना पड़े और सामने खड़ा ज़ॉम्बी आपका अपना पिता निकले, तो क्या आप ट्रिगर दबा पाएंगे? ज़ॉम्बियों से भरी इस दुनिया में अगर कहीं इंसानों की आखिरी उम्मीद बची हो तो वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे सफर को देखेंगे जहां भरोसा, बलिदान और खून के रिश्ते सब कुछ एक ही पल में परखे जाते हैं। ये सिर्फ ज़ॉम्बियों की कहानी नहीं है, ये कहानी है इंसान बने रहने की और हर हाल में इंसानियत जिंदा रखने की। इस कहानी में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहां एक बेहद खतरनाक और जहरीला वायरस फैल चुका है। इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया के इंसान ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। लेकिन ये ज़ॉम्बी किसी आम हॉरर फिल्मों जैसे नहीं हैं। ये इतने तेज और खूंखार हैं कि दौड़ते हुए हवाई जहाज तक को पकड़ सकते हैं। कुछ ज़ॉम्बी इतने चालाक हो चुके हैं कि इंसानों की तरह सोचने लगते हैं, और कुछ में तो ऐसी अजीब ताकत होती है कि वो कई किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार को सूंघकर ढूंढ निकालते हैं। अब सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया इस तबाही में डूब चुकी है तो क्या कोई इंसान जिंदा भी बचा है, और अगर हाँ तो क्या वो इस नरक जैसी दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे? यही सब हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से लड़के से जो अपने कमरे में बैठा आराम से टीवी पर कार्टून देख रहा होता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है कि तभी अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है। कार्टून गायब हो जाता है और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट चलने लगता है। ये खबर देखते ही उस लड़के के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। टीवी पर बताया जाता है कि पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है जो लोगों को कुछ ही मिनटों में भयानक ज़ॉम्बी में बदल रहा है। ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और लगभग पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ चुकी है। न्यूज़ में साफ साफ कहा जाता है कि जो भी ये संदेश सुन रहा है वो तुरंत अपने लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ ले। लड़का अभी ये सब देख ही रहा होता है कि तभी ऊपर के कमरे से अचानक कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। उन आवाज़ों को सुनते ही डर के मारे लड़के की सांसें अटक जाती हैं। वो धीरे धीरे ऊपर जाता है और जब कमरे में झांक कर देखता है तो पता चलता है कि ये सब उसकी बड़ी बहन का मजाक था। थोड़ी राहत मिलने के बाद दोनों बच्चे अपनी माँ के कमरे की तरफ जाते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि उनकी माँ काफी परेशान और घबराई हुई है। वो तुरंत अपने पति को फोन करती है और पूरी सिचुएशन उसके सामने रख देती है। उनके पिता, जो एक पायलट हैं, फोन पर बताते हैं कि हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। हर तरफ वायरस फैल चुका है और कोई भी जगह सेफ नहीं है। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि बच्चों के साथ उनका इंतजार मत करना, बल्कि जैसे भी हो सके इस शहर से निकल जाओ। वो अपने बच्चों को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें कुछ नहीं होगा। उनकी माँ उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएगी। इसी बीच वो अपने हाथ में पहना हुआ एक लकी ब्रेसलेट बच्चों को दिखाते हैं, जो उनकी बेटी एबिगेल ने खुद बनाया होता है। ये देखकर एबिगेल बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ माँ जल्दी जल्दी जरूरी सामान इकट्ठा करने लगती है। तभी बाहर से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। हालात और भी ज्यादा डरावने हो जाते हैं। डर के मारे वो अपने दोनों बच्चों को लेकर तुरंत घर से बाहर निकल आती है। जैसे ही वो कार में बैठने ही वाले होते हैं तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। अफरा तफरी में एबिगेल डर के मारे कार के नीचे छुप जाती है। वहीं उसकी आंखों के सामने उसकी माँ और उसका छोटा भाई उस ज़ॉम्बी का शिकार बन जाते हैं। वो ज़ॉम्बी एबिगेल को देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। कार के नीचे छुपी हुई एबिगेल डर के मारे कांप रही होती है। तभी वो देखती है कि उसकी माँ भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसे देखते ही उसकी तरफ बढ़ने लगती है। माँ, जो अब इंसान नहीं रही, अपनी ही बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी ऐन वक्त पर एक अजनबी आदमी फरिश्ते की तरह वहां पहुंचता है और एबिगेल की माँ को मारकर बच्ची की जान बचा लेता है। कुछ देर बाद वो देखता है कि एबिगेल का छोटा भाई भी पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल चुका है। वो आदमी एबिगेल से कहता है कि वो अपने कान बंद कर ले। इसके बाद वो उसके ज़ॉम्बी बन चुके भाई को भी गोली मार देता है। उस एक ही दिन में एबिगेल ने अपना पूरा परिवार खो दिया होता है। इसके बाद कहानी सीधे 10 साल आगे चली जाती है। अब हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस की वजह से इंसानी सभ्यता पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। कभी रोशनी और जिंदगी से भरे रहने वाले शहर अब खंडहर बन चुके हैं। हर तरफ सन्नाटा और तबाही है। ज्यादातर इंसान या तो मर चुके हैं या फिर ज़ॉम्बी बनकर इधर उधर भटक रहे हैं। इस उजड़ी हुई दुनिया में अब सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचे हैं। उनमें से एक है वही छोटी लड़की एबिगेल, जिसे उस दिन उस आदमी ने बचाया था। अब एबिगेल बड़ी हो चुकी है। उस दिन के बाद से ही वो अंकल जैक के साथ रह रही है।
जैक ने उसे ज़ॉम्बी से लड़ना सिखाया, सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी और उसे इस बेरहम दुनिया में जीना सिखाया। अगर उस दिन जैक उसकी जिंदगी में नहीं आया होता तो शायद एबिगेल कब की मर चुकी होती। यही वजह है कि एबिगेल जैक को अपना पिता मानती है। सालों तक जंगल में अकेले रहने की वजह से अब एबिगेल को बहुत अकेलापन महसूस होने लगता है। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि उसे कहीं कोई इंसानी बस्ती मिल जाए जहां वो फिर से लोगों के साथ मिलकर रह सके। लेकिन जैक को इंसानों के बीच रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो लोगों पर भरोसा नहीं करता। एक रात जब दोनों जंगल में कैंप लगाकर सो रहे होते हैं, तभी किसी अजीब सी आवाज से जैक की नींद खुल जाती है। वो चुपचाप अपने टेंट से बाहर निकलकर देखने जाता है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, लेकिन जैक बिना घबराए लगातार गोलियां चलाकर उसे मार गिराता है। शोर सुनकर एबिगेल भी वहां पहुंच जाती है। पिछले 10 सालों में दोनों को ज़ॉम्बीज से लड़ने का काफी अनुभव हो चुका होता है। वो जानते हैं कि ज़ॉम्बी अक्सर झुंड में रहते हैं। इसका मतलब साफ होता है कि आसपास और भी ज़ॉम्बी जरूर होंगे। इसलिए दोनों बिना वक्त गंवाए वहां से जल्दी निकलने की तैयारी करने लगते हैं। घोड़े पर सवार होकर जैक और एबिगेल वहां से निकल पड़ते हैं, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उनके घोड़े अचानक बेचैन होकर हिनहिनाने लगते हैं। जैक तुरंत समझ जाता है कि आसपास कोई बड़ा खतरा मौजूद है। दोनों सतर्क होकर चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं। तभी उन्हें थोड़ी दूरी पर एक जीप उल्टी पड़ी दिखाई देती है। उस जीप के पास एक आम इंसान अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है और ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ने वाले होते हैं। वैसे भी अब इस दुनिया में इंसान गिनती के ही बचे थे, इसलिए जैक और एबिगेल दोनों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे किसी भी हाल में उस आदमी को बचाएं। जैक इस मौके को एबिगेल की ट्रेनिंग का इम्तिहान बनाने का फैसला करता है। वो एबिगेल से कहता है कि वही आगे बढ़कर उस इंसान को बचाए, ताकि पता चल सके कि वो सच में लड़ने के लिए तैयार है या नहीं। जैक उसे समझाता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से निशाना लो और सही वक्त पर गोली चलाओ। लेकिन एबिगेल जल्दबाजी कर बैठती है। वो बिना पूरी तरह टारगेट सेट किए गोली चला देती है। बदकिस्मती से वो गोली ज़ॉम्बी को लगने के साथ साथ उस बेबस सर्वाइवर को भी लग जाती है। ये देखते ही जैक को बहुत गुस्सा आता है। वो एबिगेल पर चिल्लाता है क्योंकि एक छोटी सी गलती किसी की जान ले चुकी थी। इसके बाद दोनों उस घायल आदमी के पास जाते हैं। हालत देखकर साफ हो जाता है कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता। जैक खुद ही उसे मार देता है, ताकि अगर उसे ज़ॉम्बी ने काटा हो तो वो दोबारा उठकर किसी और के लिए खतरा न बन सके। फिर जैक और एबिगेल उस आदमी की जीप से जरूरी सामान निकालने लगते हैं। जैक को उसके जूते पसंद आ जाते हैं और वो उन्हें पहन लेता है। लेकिन तभी हालात पलट जाते हैं। अचानक वहां उस मरे हुए आदमी के और साथी पहुंच जाते हैं। कुछ ही सेकंड में जैक और एबिगेल चारों तरफ से हथियारबंद लोगों से घिर जाते हैं। जब उनमें से एक आदमी जैक के पैरों में अपने साथी के जूते देखता है तो उसे शक हो जाता है कि जैक और एबिगेल ने सामान लूटने के लिए उसके दोस्त को मारा है। गुस्से में वो लोग इन दोनों को मारने ही वाले होते हैं कि तभी एक प्रेग्नेंट औरत कार से उतरती है और अपने साथियों को रोक लेती है। वो सबसे कहती है कि पहले सच्चाई जान लो, इन्हें अभी मत मारो। उसी पल जैक का काला घोड़ा फिर से अजीब हरकत करने लगता है, जैसे किसी आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहा हो। और अगले ही पल दूर जंगल से तेज और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। देखते ही देखते ज़ॉम्बी का एक विशाल झुंड तूफान की तरह चारों तरफ से उनकी ओर बढ़ने लगता है। ज़ॉम्बी इतनी तेज रफ्तार से आ रहे होते हैं कि किसी को भागने का मौका तक नहीं मिलता। मजबूरी में सभी लोग वहीं खड़े होकर हथियार निकाल लेते हैं और मुकाबला शुरू कर देते हैं। हालांकि सबके पास बंदूकें होती हैं, लेकिन ज़ॉम्बी की तादाद बहुत ज्यादा होती है। एक एक करके कई लोग ज़ॉम्बी के हाथों मारे जाने लगते हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि बचे हुए लोगों के पास छुपने की भी कोई जगह नहीं रहती। कुछ ही देर में ग्रुप के ज्यादातर लोग खत्म हो जाते हैं और सिर्फ गिने चुने लोग ही जिंदा बच पाते हैं। इसी बीच एक ताकतवर आदमी ज़ॉम्बी के काटने का शिकार हो जाता है। उसे पता होता है कि अब वो ज्यादा देर इंसान नहीं रहेगा। वो खुद को गोली मारना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। अब सभी को साफ समझ आ जाता है कि ज़ॉम्बी से लड़ना नामुमकिन है। हालात बिगड़ते देख एबिगेल जल्दी से उस प्रेग्नेंट औरत को गाड़ी में बैठाती है। गाड़ी में उसका पति भी मौजूद होता है। जैक बिना एक पल गंवाए गाड़ी स्टार्ट करता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। इस पूरे ग्रुप में अब सिर्फ 4 लोग ही बचे होते हैं। बाकी सभी ज़ॉम्बी का शिकार बन चुके होते हैं। उधर एक काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने मरे हुए साथियों को देखकर बुरी तरह गुस्से में आ जाता है। इधर ये चारों लोग किसी तरह ज़ॉम्बी से जान बचाकर गाड़ी में आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में जैक पीछे बैठी औरत से पूछता है कि वो लोग आखिर हैं कौन और इस खतरनाक इलाके में क्या कर रहे थे। पूछने पर पता चलता है कि ये लोग एक जगह जा रहे थे जिसका नाम है शिप टाउन।
उनके मुताबिक शिप टाउन एक ऐसी जगह है जहां अभी भी इंसान सुरक्षित तरीके से रह रहे हैं। वहां हर तरह की जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं और लोग फिर से एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात सुनकर एबिगेल बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि यही वो जगह है जहां जाने का सपना वो सालों से देख रही थी। लेकिन जैक को इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो साफ कह देता है कि उसे ऐसी किसी कॉलोनी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो पिछले 10 सालों से हर जगह भटक चुका है, लेकिन उसे कभी शिप टाउन जैसा कुछ नहीं मिला। तभी अचानक बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। मजबूरन सभी को गाड़ी रोकनी पड़ती है। प्रेग्नेंट औरत का पति, जिसका नाम डेविड होता है, बाहर निकलकर गाड़ी चेक करता है। वो बताता है कि वो पेशे से मैकेनिक है और गाड़ी ठीक कर सकता है, लेकिन औजार न होने की वजह से गाड़ी सही नहीं हो पाती। आखिरकार सभी लोग गाड़ी को वहीं छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो एक वीरान सोसाइटी में पहुंच जाते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें अब भी खड़ी होती हैं, लेकिन हर तरफ अजीब सी खामोशी और मौत का सन्नाटा पसरा होता है। सबसे पहले ये लोग पूरे इलाके की अच्छे से जांच करते हैं। जब उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता तो वो यहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। रात को आग जलाई जाती है और सब मिलकर खाना बनाते हैं। एबिगेल शिप टाउन को लेकर बेहद उत्साहित होती है। वो उस प्रेग्नेंट औरत से उस जगह के बारे में सवाल करने लगती है। औरत बताती है कि शिप टाउन में रहने वाले लोगों से उनका पहले ही रेडियो के जरिए संपर्क हो चुका है। उसके मुताबिक वो जगह बहुत खूबसूरत है, जहां लोग बिना डर के आजादी से जी सकते हैं। ये सब सुनकर एबिगेल की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक आ जाती है। दूसरी तरफ जैक बाहर जाकर चारों ओर जाल और ट्रैप लगा देता है, ताकि अगर सब सो भी जाएं तो किसी भी खतरे के पास आते ही उन्हें तुरंत पता चल सके। इसके बाद जैक अंदर आकर अपना बैग खोलकर एक मैप निकालता है और सबको रास्ता समझाने लगता है। वो बताता है कि वो मैगन और डेविड को कुछ दूरी तक साथ ले जाएगा, लेकिन उसके बाद सभी को अलग अलग रास्तों पर निकलना होगा। जैक का ये फैसला एबिगेल को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो तुरंत जैक के पास जाती है और उससे बहस करने लगती है। एबिगेल कहती है कि डेविड अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को अकेले उस सेफ जगह तक नहीं पहुंचा पाएगा, इसलिए हमें उनके साथ ही जाना चाहिए। लेकिन जैक ठंडे दिमाग से सोचने की बात करता है। वो समझाता है कि जहां इंसानों की संख्या ज्यादा होती है, वहां खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। भीड़ हमेशा ज़ॉम्बी को अपनी तरफ खींचती है। एबिगेल जैक की सोच से नाराज हो जाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। दोनों में से किसी को भी ये एहसास नहीं होता कि वही काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी की गंध सूंघते सूंघते अब उनके बेहद करीब पहुंच चुका है। अगली सुबह एबिगेल छत पर बैठी अपने बचपन की एक पुरानी फोटो देख रही होती है। फोटो देखते हुए वो कुछ पल के लिए अपने बीते हुए परिवार को याद करने लगती है। तभी अचानक नीचे पेड़ों के बीच से सरसराहट की आवाज आती है। एबिगेल तुरंत समझ जाती है कि ज़ॉम्बी अंदर घुस चुके हैं। वो सबको चेतावनी देने के लिए नीचे की ओर दौड़ती है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है। एबिगेल जान बचाते हुए सीढ़ियों की तरफ भागती है। ऊपर चढ़ते हुए वो पीछा कर रहे ज़ॉम्बी को जोर का धक्का देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। लेकिन इसी दौरान एबिगेल का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो खुद भी नीचे गिरने वाली होती है। ऐन वक्त पर जैक पहुंच जाता है और उसे गिरने से बचा लेता है। कुछ ही देर बाद वही काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने झुंड के साथ वहां पहुंच जाता है। उसे अब पता चल चुका होता है कि उसके साथी इसी इलाके में मारे गए हैं। लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी आगे बढ़ते हैं, वो पहले से बिछाए गए जाल में फंस जाते हैं। तेज धमाकों के साथ कई ज़ॉम्बी वहीं ढेर हो जाते हैं। धमाके की आवाज सुनते ही जैक समझ जाता है कि ज़ॉम्बी का झुंड उस जगह तक पहुंच चुका है जहां वे लोग पिछली रात रुके थे। इसका मतलब साफ था कि ज़ॉम्बी लगातार उनका पीछा कर रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह होती है कि वो लोग उस जगह को पहले ही छोड़ चुके थे। चलते चलते एबिगेल को अचानक कुछ याद आता है। वो जैक से कहती है कि थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा एयरपोर्ट है जहां उसके पिता कभी काम किया करते थे। शायद वहां अभी भी कोई हवाई जहाज बचा हो जिससे वो आसानी से शिप टाउन तक पहुंच सकते हैं। जैक इस प्लान से बिल्कुल सहमत नहीं होता। वो कहता है कि एयरपोर्ट एक खुली जगह होती है, अगर वहां ज़ॉम्बी ने घेर लिया तो भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ऊपर से यह भी मुश्किल है कि इतने सालों बाद वहां कोई एरोप्लेन काम की हालत में मिले। लेकिन एबिगेल बार बार जिद करती है और आखिरकार जैक उसकी बात मान लेता है। कुछ समय बाद सभी लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन चारों तरफ देखने के बाद उन्हें वहां कोई भी एरोप्लेन नजर नहीं आता। जैक एबिगेल की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने पहले ही कहा था यहां कुछ नहीं मिलने वाला। तभी वो लोग एक छोटे से गैराज तक पहुंचते हैं। जैसे ही गैराज का दरवाजा खोला जाता है, किस्मत से अंदर एक छोटा सा एरोप्लेन खड़ा मिलता है। ये देखकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब शिप टाउन तक पहुंचने का रास्ता उन्हें साफ दिखाई देने लगता है। हालांकि ये खुशी पूरी तरह से पक्की नहीं थी। वो हवाई जहाज काफी समय से इस्तेमाल में नहीं आया था। मैकेनिक डेविड बताता है कि उसे थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। वो कहता है कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस 10 से 15 मिनट में काम हो जाएगा। जब तक डेविड एरोप्लेन को ठीक करने में लगा रहता है, जैक और एबिगेल एयरपोर्ट के आसपास काम की चीजें ढूंढने निकल जाते हैं।
तभी डेविड दूरबीन से दूर की तरफ देखता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ ही देर में रनवे तक पहुंच जाएंगे। वो दौड़कर जैक और एबिगेल के पास आता है और उन्हें चेतावनी देता है कि अगर अभी तुरंत एरोप्लेन स्टार्ट नहीं किया गया तो ज़ॉम्बी यहां पहुंचकर सबको मार देंगे। एबिगेल बिना वक्त गंवाए पायलट की सीट पर बैठ जाती है और वहां रखी किताबों को जल्दी जल्दी पढ़ने लगती है। उसके पिता पायलट थे, इसलिए उसने बचपन में उनसे एरोप्लेन कंट्रोल करने की थोड़ी बहुत जानकारी सीख रखी थी। उधर जैक ज़ॉम्बी को रोकने के लिए लगातार गोलियां चलाने लगता है। एबिगेल किसी तरह एरोप्लेन को स्टार्ट करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ज़ॉम्बी बड़ी तादाद में रनवे तक पहुंच चुके होते हैं। उनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि उनमें से एक ज़ॉम्बी एरोप्लेन के दरवाजे तक पहुंच जाता है। जैक फौरन उसे गोली मार देता है और दरवाजा बंद करवाता है। अब एबिगेल कंट्रोल को समझ चुकी होती है। पूरी हिम्मत जुटाकर वो एरोप्लेन को टेक ऑफ करा लेती है। हवाई जहाज के अंदर बैठे सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। सबको लगता है कि अब वो जल्द ही शिप टाउन पहुंच जाएंगे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद अचानक एरोप्लेन के इंजन से धुआं निकलने लगता है। 10 सालों से उड़ान न भर पाने की वजह से इंजन जवाब दे देता है और जोरदार धमाके के साथ खराब हो जाता है। प्लेन तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। हालात को समझते हुए जैक जिम्मेदारी दिखाता है और एरोप्लेन को एक बड़े पेड़ की तरफ मोड़कर क्रैश लैंड करवा देता है। टक्कर की वजह से सभी को हल्की फुल्की चोटें आती हैं, लेकिन किस्मत से सबकी जान बच जाती है। अब एरोप्लेन पूरी तरह से बेकार हो चुका होता है। दोबारा उड़ान भरने का कोई सवाल नहीं था। मजबूरी में सभी को फिर से पैदल ही सफर जारी रखना पड़ता है। काफी दूर तक चलने के बाद आखिरकार वो लोग एक सुनसान रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं। रात हो चुकी होती है। सभी लोग स्टेशन के आसपास अच्छे से जांच करते हैं। जब उन्हें कहीं भी कोई ज़ॉम्बी नजर नहीं आता तो वो वहीं रुकने का फैसला करते हैं। चारों लोग मैप निकालकर अपनी मौजूदा लोकेशन चेक करते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि अब शिप टाउन उनसे सिर्फ 2 दिन की दूरी पर है। ये जानकर सबके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई देती है। इसी बीच प्रेग्नेंट लेडी मैगन जैक के पास आती है और दिल से उसका शुक्रिया अदा करती है। वो जैक से कहती है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं होते तो हम कभी भी इतनी दूर तक जिंदा नहीं पहुंच पाते। मैगन की बात सुनकर जैक के दिल में भी उसके लिए हमदर्दी पैदा हो जाती है। वो पहली बार अपने दिल की बात किसी से शेयर करता है। जैक उसे बताता है कि आज से 10 साल पहले जब ज़ॉम्बी वायरस की शुरुआत हुई थी, तब सबसे पहले उसे अपनी ही पत्नी को मारना पड़ा था। उसकी पत्नी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और उसे काटने के लिए आगे बढ़ रही थी। जैक कहता है कि उसी दिन उसके अंदर का इंसान कहीं मर गया। तब से लेकर आज तक उसने खुद को जिंदा लाश की तरह ही महसूस किया है। इस पूरी दुनिया में अब उसके पास सिर्फ एबिगेल है और वो हर हाल में उसे जिंदा रखना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जैक मैगन से यह भी कहता है कि अब उसने अपना फैसला बदल लिया है। अब उसकी पहली प्राथमिकता यही होगी कि वो मैगन और डेविड को सही सलामत शिप टाउन तक पहुंचाए। ये सुनते ही मैगन की आंखों में खुशी और राहत दोनों आ जाती हैं। दूसरी तरफ एक अलग कोने में मैगन का पति डेविड अपने सिर पर बंदूक रखे खड़ा होता है। वो खुद को मारने की कोशिश करता है। असल में उसके पैर में एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। हालांकि अभी तक वो पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बना था, क्योंकि घाव छोटा था और वायरस उसके शरीर में धीरे धीरे फैल रहा था। डेविड ये फैसला कर चुका होता है कि वो अपनी पत्नी को शिप टाउन तक सुरक्षित पहुंचाकर खुद उससे दूर हो जाएगा, ताकि किसी भी हाल में वो उसे नुकसान ना पहुंचा सके। अगली सुबह चारों लोग फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। रास्ते में जैक को डेविड का व्यवहार कुछ अजीब सा लगने लगता है। उसके चलने का तरीका, उसकी बेचैनी, सब कुछ जैक को शक में डाल देता है। जैक समझ जाता है कि डेविड इन्फेक्टेड है। वो डेविड को चुपचाप पकड़कर एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहां ना तो मैगन दिखाई देती है और ना ही एबिगेल। जैक डेविड की पैंट ऊपर करता है और उसके पैर पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान साफ दिखाई देने लगता है। अब जैक को पूरा यकीन हो जाता है कि डेविड बहुत जल्द ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। जैक उससे सीधा सवाल करता है, बताओ, तुम खुद से मरना चाहोगे या फिर मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा? डेविड जवाब देता है कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अगर कभी ऐसा वक्त आया तो वो खुद ही अपनी जान ले लेगा। डेविड की बात सुनकर जैक उसे छोड़ देता है और दोनों वापस ग्रुप के पास लौट आते हैं। चलते चलते रात हो जाती है। अंधेरे में उन्हें आगे एक घर दिखाई देता है। जैक तुरंत अपनी बंदूक निकालकर सतर्क हो जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी अचानक तेज रोशनी चमकती है और स्पीकर से आवाज आती है, अपनी सारी वेपन्स नीचे रख दो, वरना यहीं गोलियों से भून दिए जाओगे। अब उन्हें समझ आ जाता है कि इस घर के अंदर ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान मौजूद हैं। एबिगेल आगे बढ़कर कहती है कि उनका यहां आने का कोई गलत इरादा नहीं है, वो बस मदद चाहते हैं। थोड़ी देर बाद घर का मालिक बाहर आता है।
वो कहता है कि वो उन्हें खाना और रात गुजारने की जगह दे सकता है, लेकिन एक शर्त पर, सभी को अपनी बंदूकें बाहर ही छोड़नी होंगी। मजबूरी में ये लोग अपनी वेपन्स बाहर छोड़ देते हैं। इसके बाद वो आदमी उन्हें घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर पहुंचकर वो खुद का परिचय देता है। वो बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है और यहाँ अकेला रहता है। वो कहता है कि अगर चाहता तो कब का यहाँ से जा चुका होता, लेकिन इस तरह की सुनसान जगहों पर उसे रिसर्च करने में आसानी होती है। वो साइंटिस्ट सबको बहुत अच्छा खाना परोसता है। इतना अच्छा खाना देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा खाना बरसों से नहीं खाया था। भूख से बेहाल सभी लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। खाने के बाद साइंटिस्ट उनके लिए ड्रिंक्स भी लाता है। माहौल थोड़ी देर के लिए हल्का हो जाता है। इतने दिनों बाद सबको चैन से बैठकर बात करने का मौका मिलता है। लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट बात करता है, उसकी सोच कुछ अजीब लगने लगती है। वो कहता है कि ये वायरस भले ही बुरा लगे, लेकिन असल में इसने इंसानों को अपग्रेड कर दिया है। कमजोर लोग खत्म हो जाएंगे और जो ताकतवर हैं वो ज़ॉम्बी बनकर जिंदा रहेंगे। उसके मुताबिक ज़ॉम्बी सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, तरक्की या लालच के लिए नहीं। इसलिए दुनिया पर ज़ॉम्बी का राज होना चाहिए। उसकी ये बातें सुनकर चारों के मन में अजीब सा डर बैठने लगता है। इसी दौरान डेविड की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। वो उठकर बाथरूम चला जाता है। वहां शीशे में देखकर उसे एहसास होता है कि वायरस अब उसके पूरे शरीर में फैल चुका है। जब डेविड वापस हॉल में आता है तो देखता है कि जैक, एबिगेल और मैगन सब बेहोश पड़े हैं। असल में साइंटिस्ट ने ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा मिला दी थी। ये देखकर डेविड गुस्से में साइंटिस्ट पर हमला कर देता है, लेकिन तभी साइंटिस्ट अपने हाथ में पकड़े एक डिवाइस का बटन दबा देता है। अचानक डेविड के शरीर में कमजोरी फैलने लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। साइंटिस्ट मुस्कुराते हुए कहता है कि इस डिवाइस को उसने सालों की मेहनत के बाद बनाया है। इसकी मदद से वो कहीं भी जा सकता है और ज़ॉम्बी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना ही नहीं, उसने ऐसा डिवाइस बना लिया है जिससे वो ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकता है। यानी अब पूरी दुनिया उसके इशारों पर नाचेगी और वो इस तबाह दुनिया का राजा बनेगा। उसके बाद डेविड बेहोश हो जाता है। जब उसे दोबारा होश आता है तो वो देखता है कि ना सिर्फ उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, बल्कि जैक, एबिगेल और मैगन भी रस्सियों से जकड़े हुए हैं। अब यह साफ हो चुका होता है कि साइंटिस्ट उन चारों पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है। इतनी बेरहमी के बाद वो ठंडे लहजे में पूछता है, क्या तुम लोग मेरी वाइफ से मिलना चाहोगे? इसके बाद वो उन्हें एक पिंजड़े की तरफ ले जाता है। वहां उसकी पत्नी कैद होती है, जो अब इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। साइंटिस्ट ने उसे पिंजड़े में बंद कर रखा था और बाहर से जिंदा इंसानों को पकड़कर उसे खिलाता था। असल में ज़ॉम्बी को कंट्रोल करने वाला ये डिवाइस भी उसने अपनी ही पत्नी पर सालों तक एक्सपेरिमेंट करके बनाया था। जैसे ही साइंटिस्ट पिंजड़े का दरवाजा खोलता है, उसकी ज़ॉम्बी बन चुकी पत्नी सबसे पहले उसी पर झपटती है, लेकिन साइंटिस्ट अपने डिवाइस की मदद से उसे कंट्रोल कर लेता है और उसका रुख जैक और बाकी लोगों की तरफ मोड़ देता है। ज़ॉम्बी औरत सीधे जैक पर हमला करती है, लेकिन जैक पूरी ताकत से उसे लात मारकर पीछे धकेल देता है। इसी दौरान डेविड के अंदर फैले वायरस की ताकत जाग जाती है। वो रस्सियां तोड़ देता है और फौरन अपने बाकी साथियों को भी आज़ाद कर देता है। हालात बिगड़ते देख घर का मालिक यानी वो साइंटिस्ट अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा होता है। जैक, एबिगेल, मैगन और डेविड जल्दी से अपना सामान उठाते हैं और घर से बाहर निकल आते हैं। किस्मत से बाहर उन्हें साइंटिस्ट की गाड़ी मिल जाती है। चारों उसी गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ भाग निकलते हैं, लेकिन साइंटिस्ट हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपने डिवाइस के जरिए ज़ॉम्बी के एक पूरे झुंड को कंट्रोल करता है और उन्हें इनके पीछे लगा देता है। जैक गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और कुछ वक्त के लिए ज़ॉम्बी काफी पीछे छूट जाते हैं, लेकिन आगे रास्ता पूरी तरह बंद होता है। अब गाड़ी से आगे जाना नामुमकिन था। मजबूरी में सभी को गाड़ी छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद ज़ॉम्बी दोबारा उनके करीब पहुंच जाते हैं। डेविड समझ जाता है कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वो जानता है कि कुछ ही देर में वो खुद भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो बाकी सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है और खुद पीछे रुककर ज़ॉम्बी को रोकने का फैसला करता है। मैगन अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन डेविड उसे समझाता है, तुम्हें हमारे बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा। मैं ये सब अपने आने वाले बच्चे के लिए कर रहा हूं। इसके बाद डेविड अकेले ज़ॉम्बी से भिड़ जाता है। पूरी ताकत और हिम्मत के साथ वो उनका सामना करता है। काफी देर तक वो ज़ॉम्बी को वहीं रोके रखता है, जिससे उसके साथी सुरक्षित दूरी बना लेते हैं। लेकिन आखिरकार एक ज़ॉम्बी पीछे से आकर डेविड को मार देता है। जैक मैगन को अपनी गोद में उठाकर आगे बढ़ता है। कुछ ही देर बाद आखिरकार वो उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां इंसानों की एक सुरक्षित बस्ती मौजूद होती है। एबिगेल मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि उनके पीछे ज़ॉम्बी अब भी आ रहे होते हैं। ऊपर टावर पर बैठे दो पहरेदार उन्हें देख लेते हैं और तुरंत स्नाइपर से ज़ॉम्बी को शूट करना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें कवर मिल सके।
थोड़ी देर में उनके लिए एक नाव भेजी जाती है। जैक, एबिगेल और मैगन उस बोट में बैठकर शिप टाउन के अंदर पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने झुंड को आगे बढ़ने से रोक देता है। सामने पानी होता है और वो जानते हैं कि वे उसे पार नहीं कर सकते। इधर शिप टाउन के अंदर हालात नाजुक होते हैं। मैगन की डिलीवरी होने वाली होती है और उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत पड़ती है। अच्छी बात यह होती है कि यहाँ डॉक्टर और अस्पताल की पूरी सुविधा मौजूद होती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि शिप टाउन असल में कई बड़े बड़े जहाज़ों को जोड़कर बनाया गया एक टाउन है, जिसके चारों तरफ पानी फैला हुआ है। जैक एबिगेल से कहता है कि अब उन्हें यहाँ से आगे निकल जाना चाहिए, लेकिन एबिगेल यहाँ से जाना नहीं चाहती। उसे इतने सारे लोगों के बीच रहना अच्छा लग रहा होता है। इसी बात को लेकर जैक और एबिगेल के बीच जोरदार बहस हो जाती है। तभी एक डॉक्टर आकर बताती है कि मैगन ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से शायद वो ज्यादा दिन जिंदा ना रह पाए। ये सुनते ही जैक का दिल बैठ जाता है। वो तुरंत अस्पताल के कमरे में जाता है। मैगन बहुत कमजोर हो चुकी होती है। वो अपनी नवजात बेटी को जैक के हवाले करना चाहती है। वो चाहती है कि उसकी बेटी भी एबिगेल की तरह मजबूत और बहादुर बने। मैगन की हालत देखकर जैक को अपनी मरी हुई पत्नी की याद आ जाती है। भारी दिल के साथ वो उस बच्ची को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ एबिगेल एक हैंडसम लड़के के साथ मस्ती कर रही होती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक साथ इतने लोग बैठकर शराब पी सकते हैं, संगीत पर झूम सकते हैं और खुलकर हंस सकते हैं। यही वजह होती है कि उसका यहीं रुकने का फैसला और भी पुख्ता हो जाता है। कुछ देर बाद एबिगेल उस हैंडसम लड़के को चुपके से एक कैबिन में जाते हुए देख लेती है। शक होने पर वो भी उसके पीछे पीछे अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचकर वो देखती है कि पूरा कैबिन तारों और बमों से भरा हुआ है। वहां एक वायरलेस स्विच भी लटका हुआ है। जैसे ही एबिगेल उस स्विच को छूती है, तभी वो लड़का दौड़ता हुआ आता है और उसे रोकते हुए बताता है कि शिप टाउन के नीचे बम लगाए गए हैं। अगर कभी ये जगह खतरे में पड़ी तो लोग इस रास्ते से भाग जाएंगे और बाहर से पूरे शिप टाउन को उड़ा दिया जाएगा, ताकि ज़ॉम्बी अंदर न घुस सकें। लेकिन उन दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो दिन इतनी जल्दी आने वाला है। उसी वक्त गुस्से से भरा हुआ वही साइंटिस्ट वहां तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके कंट्रोल में रहने वाले कई ज़ॉम्बी मारे जा चुके हैं, वही ज़ॉम्बी जिनके सहारे वो इस तबाह दुनिया पर राज करना चाहता था। वो साइंटिस्ट अपने कंट्रोल डिवाइस के जरिए उस काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी राजा को भी अपने काबू में कर लेता है। अब शिप टाउन के नीचे मौजूद पानी भी इंसानों को नहीं बचा सकता था। साइंटिस्ट के इशारे पर दर्जनों ज़ॉम्बी पानी के नीचे से निकलकर जहाज़ों पर चढ़ाते हैं और अचानक लोगों पर हमला कर देते हैं। कुछ ही पलों में चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है और बहुत से लोग मारे जाते हैं। इधर जैक को जैसे ही ज़ॉम्बी अटैक की खबर मिलती है, उसे सबसे पहले एबिगेल की चिंता सताने लगती है। वो हथियार उठाकर ज़ॉम्बी को मारता हुआ आगे बढ़ता है और आखिरकार एबिगेल को ढूंढ ही लेता है। लेकिन तभी वो बूढ़ा साइंटिस्ट भी शिप पर पहुंच जाता है और एबिगेल को जोरदार पंच मारकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर जैक गुस्से से पागल हो जाता है और सीधे साइंटिस्ट की तरफ दौड़ता है। तभी एक ज़ॉम्बी बीच में आकर जैक को धक्का दे देता है और वो नीचे टैंक में गिर जाता है। कुछ ही सेकंड बाद साइंटिस्ट भी वहां पहुंच जाता है, जैक से बदला लेने के इरादे से। वो जैक को लात मारकर गिरा देता है, लेकिन जैक समझ जाता है कि सीधे लड़ना बेकार है, इसलिए वो अचानक साइंटिस्ट पर झपटता है और उसके हाथ में लगे कंट्रोल डिवाइस को दीवार से मारकर तोड़ देता है। अब साइंटिस्ट के पास ज़ॉम्बी को कंट्रोल करने की कोई ताकत नहीं बचती और कुछ ही देर में वही बूढ़ा साइंटिस्ट ज़ॉम्बी का शिकार बन जाता है। अच्छी बात यह होती है कि शिप टाउन में पहले से ही एक इमरजेंसी एस्केप टनल बनी हुई थी। बचे हुए लोग उसी सुरंग के जरिए नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाते हैं। अब आखिरी रास्ता बचा था बम चालू करना, लेकिन जब बटन दबाने का वक्त आता है तो वो हैंडसम लड़का हिचक जाता है, क्योंकि एबिगेल अभी भी शिप पर फंसी हुई होती है। इधर जैक और एबिगेल बाहर की तरफ भागने लगते हैं। तभी पीछे से ज़ॉम्बी राजा एबिगेल को पकड़ लेता है। जैक फौरन लकड़ी उठाकर ज़ॉम्बी राजा के सिर पर जोरदार वार करता है, जिससे वो पीछे गिर जाता है। उसी पल एबिगेल की नजर गलती से ज़ॉम्बी राजा के हाथ में बंधे एक ब्रेसलेट पर पड़ती है। वो ब्रेसलेट वही होता है जो उसने बचपन में अपने हाथों से अपने पिता के लिए बनाया था। एबिगेल सन्न रह जाती है। वो समझ जाती है कि ये ज़ॉम्बी राजा कोई और नहीं, उसका अपना पिता है, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा था। जैक एबिगेल का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचते हुए भागने को कहता है। उधर वो हैंडसम लड़का दोनों को भागते हुए देख लेता है और बिना एक पल गवाए वायरलेस रिमोट का बटन दबा देता है। बाम! पूरा शिप टाउन धमाके में राख बन जाता है। हालांकि लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। कैंप का सरदार गर्दन पकड़ता हुआ बाहर आता है। उसे लड़ाई के दौरान ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वायरस फैलने से पहले ही काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी राजा उस पर हमला कर देता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि ज़ॉम्बी राजा खुद भी उस धमाके में बच गया था। जैक दौड़कर उस ज़ॉम्बी राजा से भिड़ जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी राजा के सामने जैक धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। ये देखकर एबिगेल जमीन से बंदूक उठा लेती है। वो जानती थी कि सामने खड़ा ज़ॉम्बी उसका पिता है, लेकिन वो ये भी देख रही थी कि वही ज़ॉम्बी जैक को मारने वाला है। अगर वो गोली नहीं चलाती तो वहां मौजूद हर इंसान
इंसान मारा जाता। भारी दिल और कांपते हाथों से एबिगेल अपने ही पिता ज़ॉम्बी राजा को गोली मार देती है। सब कुछ खत्म हो जाता है। जैक और एबिगेल एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दूर समंदर में एक सुनसान द्वीप की तरफ देखते हुए जैक, एबिगेल और बचे हुए लोग वहां एक नई इंसानी बस्ती बसाने का फैसला करते हैं। और इसी के साथ ये ज़ॉम्बी हॉरर कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।